मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में एक खास बात है। वो समाज की नब्ज पकड़कर उसे कागज पर उतार देते हैं। आज हमारे पास उनकी एक ऐसी ही कहानी है, नई बीवी। पहली नजर में ये कहानी लाला डंगामल नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यापारी की लगती है, जो अपनी जवान पत्नी आशा के दिल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा उतरें तो ये कहानी सिर्फ एक बेमेल शादी की नहीं है। ये आत्मवंचना यानी खुद को दिए जाने वाले धोखे की कहानी है। ये कहानी पूछती है कि क्या इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हकीकत से मुंह मोड़ सकता है, और अगर हाँ तो कब तक। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद उम्र, रिश्ते और सामाजिक दिखावे के पर्दे के पीछे छिपी इंसानी असुरक्षाओं को कैसे उजागर करते हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर यह पूरी कहानी मौजूद है। कहानी की एक शुरुआती पंक्ति है जो इसका सार तय कर देती है। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। चलिए इसी नए और पुराने की कश्मकश को समझते हैं। और ये कश्मकश सबसे पहले लाला डंगामल के अपने घर में उनकी पहली पत्नी लीला के साथ नजर आती है। हाँ, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। लाला डंगामल 43 साल के एक सफल व्यापारी, उनकी पत्नी लीला 40 की हैं। लेकिन डंगामल के लिए लीला अब बस एक पुरानी चीज हो चुकी थी। उनका रवैया बहुत कठोर था। वो लीला का मजाक उड़ाते थे, कहते थे इस उम्र में यह श्रृंगार अच्छा नहीं लगता। यहाँ प्रेमचंद एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक विरोधाभास दिखा रहे हैं। डंगामल को लीला का श्रृंगार बुढ़ापे की निशानी लगता है, लेकिन वो खुद जवान दिखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। बालों में खिजाब लगाना, ताकत देने वाले रसों और पाकों का सेवन करना। और तो और वो मंकी ग्लैंड के बारे में भी पता कर रहे थे। ये उस जमाने में जवानी लौटाने का एक बहुत ही अजीब और विवादास्पद तरीका माना जाता था, जिसमें जानवरों के ग्लैंड्स का इस्तेमाल होता था। ये उनकी हताशा को दिखाता है कि वो उम्र को किसी भी तरह थाम लेना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये हताशा उन्हें लीला के प्रति और भी क्रूर बना देती है। वो हर चीज को वाणिज्य की तराजू पर तौलते हैं। उनके लिए लीला एक बूढ़ी गाय की तरह थी, जिसकी अब कोई उपयोगिता नहीं बची। ये उस दौर की उस मानसिकता पर एक तीखा व्यंग है, जहां एक औरत का मूल्य उसकी जवानी और संतान पैदा करने की क्षमता से आंका जाता था। और ये क्रूरता तब अपने चरम पर पहुंच जाती है जब लीला बीमार पड़ती है। डंगामल को उनकी बीमारी से ज्यादा अपनी दुकान और अपने दोस्तों के साथ महफिल की फिक्र होती है। वो लीला से कहते हैं, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊंगा। इन शब्दों में हमदर्दी नहीं, एक तरह का ताना है। और फिर वही होता है जिसका डर था। एक रात जब वो मुजरा सुनने गए होते हैं, उसी बीमारी में लीला की मौत हो जाती है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो लीला की मौत के बाद डंगामल का व्यवहार है। हाँ, उनका शोक का दिखावा। उन्होंने लीला के नाम पर वजीफे जारी किए, एक बहुत बड़ा मृतक भोज दिया। ऐसा लगता है जैसे वो अपने अपराध बोध को पैसे से ढकने की कोशिश कर रहे हों, या फिर समाज में अपनी इज्जतदार छवि बनाए रखने की। उनके लिए असली भावना से ज्यादा जरूरी ये था कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। ये सामाजिक ढोंग कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो आगे चलकर और भी गहरा होता है। और ये ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलता। लीला की मौत के 6 महीने भी नहीं बीतते कि घर में नई बीवी यानी आशा का आगमन होता है। और इस शादी के साथ ही लाला डंगामाल की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जैसे उनकी बूढ़ी जवानी में अचानक उबाल आ गया हो। जो डंगामाल पहले दुकान से रात को देर से लौटते थे, अब उन्हें दुकान जाने की जल्दी नहीं रहती। घर में नया फर्नीचर, रेडियो, नई मोटर, हर तरफ एक नयापन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस नएपन और रंगीनी को लाला जी अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, आशा उस सब से बिल्कुल बेपरवाह है। लाला जी उसे सिनेमा, थिएटर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आशा की दुनिया रसोई में ही सिमटी हुई है। वो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाने में ही खुश है। मुझे लगता है यहाँ आशा के किरदार को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि वो शायद एक गरीब घर से आई है, जैसा कहानी में इशारा है, और उसके लिए ये शानो शौकत और आमोद प्रमोद बहुत अपरिचित है। उसकी परवरिश ने उसे यही सिखाया है कि एक पत्नी का धर्म पति के सेवा करना है, और वो वही कर रही है। ये तो एक सीधी सादी व्याख्या हुई। इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है? दूसरा पहलू थोड़ा ज्यादा गहरा है। क्या ये मुमकिन है कि ये आशा का एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध हो, एक पैसिव रेजिस्टेंस? रसोई ही घर में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां उसका पूरा नियंत्रण था, जहां वो लाला जी की उम्मीदों और उनकी दुनिया से बच सकती थी। तो शायद खाना पकाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी का,
उसकी अपनी पहचान का एक छोटा सा कोना था। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है और दोनों के बीच की ये दूरी तब और भी साफ हो जाती है जब लालाजी भाषा के जरिए इस दूरी को पाटने की कोशिश करते हैं। वो आशा से कहते हैं कि वो उन्हें आपकी जगह तुम कहकर बुलाए। और आशा का जवाब इस रिश्ते की पूरी गांठ खोल देता है। वो कहती है, तुम बरादर वाले को कहा जाता है कि बड़ों को। इस एक वाक्य में उसने लालाजी को बता दिया कि वो उन्हें एक प्रेमी या साथी के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े या संरक्षक के रूप में देखती है। वो उम्र और दर्जे का फासला महसूस करती है जिसे लालाजी मिटाना चाहते हैं। तो एक तरफ लालाजी और आशा के बीच ये खामोश दूरी बढ़ रही थी और दूसरी तरफ घर के अंदर एक ऐसा बदलाव हो रहा था जो इस कहानी की दिशा ही बदलने वाला था। उनका पुराना महाराज बीमार होकर गांव चला जाता है और उसकी जगह आता है उसका 17-18 साल का बेटा जुगल, एक बिल्कुल गंवार देहाती लड़का जिसे खाना बनाना तक नहीं आता। और यहीं से कहानी में एक नया समीकरण बनना शुरू होता है। हाँ, क्योंकि आशा उसे खाना बनाना सिखाने का जिम्मा लेती है और रसोई, जो अब तक उसकी पनाहगाह थी, अब एक संवाद का केंद्र बन जाती है। दोनों के बीच एक बहुत ही मासूम और चुलबुली बातचीत शुरू होती है। जुगल की बातों में एक सरलता है, एक बोलापन है। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों हमउम्र हैं। उनकी दुनिया, उनकी सोच, उनका बात करने का तरीका, सब कुछ एक जैसा है। जब जुगल कहता है, आप बैठी रहती हैं तब मेरी अक्ल ठिकाने रहती है, तो ये सिर्फ एक नौकर का अपनी मालकिन से कहना नहीं है, ये एक लड़के का एक लड़की पर अपनी निर्भरता दिखाना है। मुझे लगता है कहानी का मोड़ उस दिन आता है जब लालाजी बड़े शौक से आशा के लिए फूलों के गमले लेकर आते हैं, लेकिन आशा उन्हें देखने तक नहीं आती। वो रसोई में जुगल के साथ इतनी मशगूल होती है कि रूखेपन से जवाब दे देती है। ये लालाजी के लिए एक झटका था। ये सिर्फ लालाजी के लिए नहीं, बल्कि कहानी के लिए भी एक निर्णायक मोड़ है। यहाँ आशा पहली बार अनजाने में ही सही अपनी प्राथमिकता चुन रही है। उसके लिए लालाजी के लाए महंगे गमलों से ज्यादा जरूरी जुगल के साथ हो रही वो बेमतलब सी बातचीत है। और ये बातचीत अब सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं रही। जुगल उससे नए कपड़ों की फरमाइश करता है, उसकी पसंद नापसंद पूछता है और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो आशा के अंदर सोई हुई भावनाओं को झकझोर देती है। वो कहता है, जब आप गहने कपड़े पहन लेती हैं तो रानी जैसी लगती हैं। ये बहुत कमाल का पल है, क्योंकि लालाजी तो न जाने कितनी बार उसकी तारीफ कर चुके होंगे, उसे महंगे तोहफे दिए होंगे, लेकिन जुगल के इन सीधे साधे शब्दों में ऐसा क्या था कि वो आशा के दिल में एक मीठी चोट सी बनकर लगे। यहाँ प्रेमचंद एक बहुत बारीक बात समझा रहे हैं। तारीफ सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये ताकत का भी खेल है। लालाजी की तारीफ एक मालिक की तारीफ है, जिसमें एक अधिकार का भाव है, एक मूल्यांकन है। वो अपनी खरीदी हुई चीज की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जुगल की तारीफ बराबरी की है। वो आशा को एक इंसान के तौर पर देखता है, एक औरत के तौर पर देखता है, न कि एक खरीदी हुई वस्तु के तौर पर। और शायद इसीलिए वो तारीफ आशा के दिल में चोट की तरह लगती है। वो उसे उस हकीकत का एहसास कराती है जो उसकी जिंदगी में नहीं है, एक बराबरी का रिश्ता, एक सच्चा भावनात्मक जुड़ाव। बिल्कुल। और इस चोट का असर अगले ही दिन दिखाई देता है। आशा खूब सजती संवरती है, सुंदर साड़ी और गहने पहनती है, लेकिन ये श्रृंगार अब लाला डंगामल के लिए नहीं है। विडंबना देखिए, लालाजी ठीक इसका उल्टा समझते हैं। वो फूले नहीं समाते। उन्हें लगता है कि आखिरकार उनका प्रेम का जादू चल गया, कि आशा ने उनके प्रति समर्पण कर दिया है। ये उनकी आत्मवंचना का शिकार है। वो जो देखना चाहते हैं बस वही देख रहे हैं। हाँ, और जब वो आशा को बाहर घूमने के लिए कहते हैं तो आशा कलेजे में मीठे मीठे दर्द का बहाना बनाकर मना कर देती है। मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है कि लालाजी इतने अंधे कैसे हो सकते हैं। क्या वो सच में इतने नासमझ थे कि उन्हें आशा के मन में चल रही उथल पुथल दिखाई नहीं दी, या वो देखना ही नहीं चाहते थे? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है कि वो नासमझ नहीं बल्कि जानबूझकर नासमझ बने हुए थे। इसी को आत्मवंचना या सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं। हकीकत को देखना उनके अहंकार को, उनकी पौरुष की भावना को चोट पहुंचाता। उन्हें ये मानना पड़ता कि वो एक जवान लड़की का दिल नहीं जीत पाए। इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग हकीकत गढ़ ली, जहां वो एक कामयाब प्रेमी थे और जल्द ही पिता बनने वाले थे। पिता? आप उस मीठे मीठे दर्द की बात कर रहे हैं। लालाजी उस दर्द को गर्भ का लक्षण समझ बैठते हैं। हाँ, और ये उनकी खुशफहमी की इंतहा है। वो इसे अपने पौरुष शक्ति का प्रमाण मानते हैं और अपने दोस्तों के पास जाकर इस विपत्ति का ढिंडोरा पीटते हैं
जबकि मन ही मन वो अपनी इस कथित कामयाबी पर इतरा रहे होते हैं। वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में पूरी तरह कैद हो चुके हैं। और जबकि लालाजी बाहर दोस्तों के बीच अपनी झूठी कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं, कहानी का अंत हमें वापस रसोई में ले आता है, जहां असली कहानी चल रही है, आशा और जुगल के बीच। और यहाँ उनकी बातचीत अब मासूम नहीं रही, उसमें एक विद्रोह का स्वर आ गया है। जुगल कहता है कि अगर उसकी शादी किसी 50 साल की बुढ़िया से हो जाए तो वो जहर खा लेगा। ये शब्द सीधे आशा के दिल पर लगते होंगे। और जब आशा हालात से समझौता करने की बात करती है, कहती है भाग्य भी तो कोई वस्तु है, तो जुगल का जवाब उस पूरी सामाजिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। वो कहता है, ऐसा भाग्य जाए भाड़ में। ये शब्द जुगल के मुंह से निकले हैं, लेकिन ये आवाज आशा के दबे हुए मन की है। जुगल वो कह रहा है जो आशा कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। कहानी का आखिरी दृश्य बहुत सांकेतिक है। जैसे ही लालाजी की मोटर की आवाज आती है, आशा का आंचल जो बेफिक्री से कंधे पर आ गया था, वो उसे झट से सिर पर कर लेती है और लगभग भागती हुई अपने कमरे की ओर चली जाती है। ये एक पल में दो दुनियाओं का बंटवारा है। एक दुनिया जुगल के साथ रसोई की है, जहां वो आजाद है, जहां वो आशा है, और दूसरी दुनिया लालाजी के साथ घर की है, जहां वो नई बीवी है, एक किरदार है जिसे उसे निभाना है। उसका आंचल को सिर पर रखना, उस किरदार में वापस लौट जाना है। तो कहानी हमें लाला डंगामल के मीठे धोखे में छोड़ जाती है। वो अपनी जवानी और पौरुष के भ्रम में जी रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नई बीवी का दिल अब उस घर की रसोई में किसी और के साथ धड़कता है। प्रेमचंद ने बहुत ही सूक्ष्मता से ये दिखाया है कि आप किसी इंसान के शरीर को तो खरीद सकते हैं, उस पर सामाजिक अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन उसके मन पर, उसकी भावनाओं पर कब्जा नहीं कर सकते। रिश्ते सिर्फ सामाजिक या आर्थिक जरूरतों पर नहीं टिक सकते। रखता है लालाजी और आशा के बीच सिर्फ उम्र का फासला नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का फासला था जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाए। और ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या आशा और जुगल का रिश्ता सिर्फ एक मासूम भावनात्मक लगाव था, या ये उस समाज के खिलाफ एक मूक विद्रोह की शुरुआत थी जो ऐसी बेमेल शादियों को स्वीकार करता है। अगर ये कहानी एक पन्ना और आगे बढ़ती तो इस विद्रोह का भविष्य क्या होता?